Hello everyone, Jai Jagannath and Namaste. My name is Sadhna. Welcome back to my channel. Here is my another new video. So अभी हमारा आईबीपीएस सीओ का प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मेंस आने वाला है एंड उसके साथ साथ फिर आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क का भी मेंस आने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में है कि वो कैसे मतलब तीनों ही एग्जाम को मैनेज करे एंड बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स भी अच्छा नहीं गया है, तो वो अभी डाउट में है कि उनका मेंस का तैयारी करना है या फिर उनको जो प्रीलिम्स का तैयारी करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपका सब डाउट क्लियर करने वाली हूँ एंड आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी दूंगी जिससे कि आप सिर्फ एक ही मेंस को नहीं, आप प्रीलिम्स को भी एक साथ ही मैनेज कर सकते हो। एंड तो प्लीज मेरे वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखते रहना। पहली बात ये है कि बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है, तो उनको डाउट है कि वो मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, एक बात ये मतलब मान लो आप चाहे कभी भी सिलेक्शन लो, आपको मेंस के मतलब थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मेंस को आप ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हो ना, तो मेंस को कभी ना कभी तो करना ही है। तो अभी क्यों नहीं करना? प्रीलिम्स चाहे हो या फिर ना हो, अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो उस टाइम आप मेंस को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो एंड सिर्फ प्रीलिम्स कर सकते हो। बट अभी का जो टाइम है आप मतलब 50-50 में चल रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो नहीं भी हुआ तो कभी ना कभी तो आपको मेंस करना ही होगा। सिर्फ प्रीलिम्स करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मेंस के अगर आप मेंस करोगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा बेहतर होगा, इंप्रूवमेंट होगा आपका प्रीलिम्स का भी स्कोर, ठीक है। तो मेंस को अगर कर रहे हो आप दोनों ही प्लस में चल रहे हो, माइनस कुछ भी नहीं है, तो मेंस का करो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो प्रीलिम्स का है उसको भी मैनेज करना है हमको। देखो कैसे करना है, वो दिन के जो टाइम होता है ना, आप मान लो 8 से 10 घंटे पढ़ो, मिनिमम 10 आवर्स पढ़ो, क्योंकि 10 आवर्स से कम अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। क्योंकि जो सीरियस है वो प्रीलिम्स को भी मैनेज करेगा, वो मेंस को भी मैनेज करेगा, तो मिनिमम तो 10-12 आवर्स वो देगा ही देगा, ठीक है। तो अगर उन लोगों से आपको आगे निकलना है तो आपको भी इतना ही टाइम देना पड़ेगा, उससे ज्यादा होगा बट कम नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो पूरे दिन के, तो फिर जो आपका प्रीलिम्स के लिए आपको 3 घंटे निकालना है, 3-4 घंटे, एंड बाकी जो टाइम है वो मेंस को ही देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको बाइफरकेट करना चाहिए टाइम को, एंड वो दिन के कौन से टाइम में आप पढ़ रहे हो ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। तो मैं आगे आपको वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कौन से फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी, पेड रिसोर्सेज बताऊंगी, टीचर्स बताऊंगी, अच्छे से हर चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगी, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, कितने मार्क्स का आता है, कितना कट ऑफ जाता है, हर चीज को मैं इलाबरेट करूंगी यहाँ पे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर लगा होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेंस की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमको मेंस का जो सेक्शनल कट ऑफ गया था लास्ट ईयर उसको भी जानना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि रीजनिंग के अंदर हमारा जो सेक्शनल कट ऑफ गया था वो था 5.75, जीए के अंदर गया था ओनली 2 मार्क्स, एंड इंग्लिश के अंदर गया था 7.75, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्वांट के अंदर गया था ओनली 2.25, एंड जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर गया था 10 मार्क। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि मेंस का जो लेवल आता है वो किस तरीके से आता है। मेंस का लेवल प्रीलिम्स से डिफ़िकल्ट आता है एंड थोड़ा सा हायर आता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मेंस में सिर्फ कंसेप्ट काम करता है, कोई ट्रिक्स आपको मतलब काम नहीं करता वहाँ पे। आप कहीं से भी क्लासेस वगैरह मतलब ये सब आपको हेल्प नहीं करेगा। जितना आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी होगा उतना ही वहाँ पे आप परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि एग्ज़ाम के पीछे मत भागो, पहले सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद अपने आप ही एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी। तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर से हमको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो उसको आप करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप अंकुश लंबा सर या फिर संजय सिंह सर, किन से भी यूट्यूब चैनल है उनका, तो वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हो, या फिर आप कोई टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट, पहले आपका कंसेप्ट मैटर करता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका क्लास करो, ये पहला। तो उसके बाद फिर आता है हमारा क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये ना इसको कभी स्किप नहीं करना है, ये मस्ट है। बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं, एंड इसको स्किप कर रहे हो तो रीजनिंग में जो आपको फ्री में मार्क्स दिलाता है ना, आप उसको स्किप कर रहे हो। तो प्लीज़ डोंट स्किप। इसको अच्छा करने के लिए आपको डेली आप एडिटोरियल को पढ़ो, उसके साथ साथ उसका क्लासेस करो, ठीक है। क्लासेस से ही अच्छा हो जाएगा। किन का क्लास कर सकते हो आप? सेम संजय सिंह सर का क्लास कर सकते हो, या फिर कोई कैट लेवल का
कोई भी टीचर हो उनका क्लास भी आप कर सकते हो। तो क्योंकि कैट में ना वो अच्छी लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग आता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आपकी मर्जी ये, बट इसको कभी भी स्किप नहीं करना। इसका ये मतलब होता है यहाँ पे ना अपनी जो कॉमन सेंस है, अपनी लॉजिक है, ये सबको भूल मतलब आप इग्नोर करके आप सिर्फ क्वेश्चन के जो लॉजिक दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर डिसाइड करना है। तो ये हो गया क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का बात। तो उसके बाद फिर डाटा सफिशिएंसी आता है। इसके अंदर ये आता है मतलब 1 2 3 छोटे छोटे पजल्स वो दे देगा, मतलब जो भी ऐसे पजल्स दे देता है एंड उसमें से वो पूछता है 1 and 2 सफिशिएंट, 1 and 2 are नॉट सफिशिएंट, ऐसे करके देता है। मतलब जो छोटे छोटे पजल्स है उसको ही बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी आता है बट थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा पजल्स के अंदर तो आप कर लोगे। उसके बाद कोडेड डिडक्शन आता है, कोडेड सिलोजिज्म आता है। हाँ, ये सब तो आता है बट इतना डायरेक्टली नहीं पूछता, कभी कभी पजल्स के साथ ही पूछ देता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन के अंदर वो दे देता है। तो अगर आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए हो तो फिर कर पाओगे। इसको करने के लिए हमको जो हमारा जो आता है ना रिवर्स सिलोजिज्म, ये जो कोडेड इनइक्वालिटी, ये सारे क्लासेस करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी सेम अगेन संजय सर, और एक मैम पढ़ाते हैं स्मृति मैम, ठीक है। उनका जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, ठीक है। मेंस के लिए फ्री में मैं ये सब फ्री रिसोर्सेस आपको बता रही हूँ, कोई पेड नहीं बता रही हूँ, पेड लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो आ गया मेसिन इनपुट आउटपुट, ये एंड जो कोडेड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना। ये ना, ये अगर आप एग्ज़ाम में कर पाए हो या फिर नहीं ये अलग बात है, बट क्लासेस में ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर इसका 1 2 भी स्टेप आप सॉल्व कर देते हो, मतलब 4 5 स्टेप में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेप भी सॉल्व कर लिए मतलब तो एक क्वेश्चन आप कर दोगे, फिर दूसरा कर दोगे तो दूसरा क्वेश्चन कर दोगे। तो जितना स्टेप आप सॉल्व कर पाओगे उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर जितना स्टेप सॉल्व कर लो उतना क्वेश्चन, तो इसको कभी स्किप नहीं करना, इसको जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको 1 2 मिनट के बाद भी लॉजिक समझ में नहीं आया तो फिर स्किप कर देना एग्जाम के अंदर, बट ये हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद जो मिसलेनियस के अंदर तो वो बहुत सारे आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो प्रीलिम्स के हैं वो उसको मिक्स करके वो पूछता है। तो हमको रीजनिंग के अंदर ओवरऑली ये चीज़ें समझ में आई कि पजल्स को कभी नहीं स्किप करना। पजल्स चाहे एग्जाम के अंदर करो या ना करो, बट क्लासेस में प्रैक्टिस करना, ताकि अगर थोड़ा सा ईजियर आ गया। देखो मैंने ना एग्ज़ाम के में मेंस के अंदर जो मेरा रीजनिंग का था मेरा आया था इस बार 26, ओके। तो इसका वजह है कि मैंने एक पजल अटेम्प्ट कर लिया था, वो भी 12 मार्क्स का था, मतलब 6 क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स था, ठीक है। तो मेरा वो सही हो गया था लकीली, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेंदी था, मुझे लगा नहीं होगा, फिर भी मैंने मतलब थोड़ा सा हिम्मत करके उसका अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं वो टाइप में कंफर्टेबल थी। तो आपका कौन सा टाइप ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, कौन सा टाइप में आप बहुत फास्ट करते हो रीजनिंग के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन आपसे होगा एंड कौन से क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद फिर हमारा आता है क्वांट, ठीक है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ये आता है क्वांट। तो क्वांट के अंदर हमारा जो DIs एंड केसलेट्स आता है वो 15 to 20 मार्क्स का आता है, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आता है, इससे आता है, इससे आता है। ये थोड़ा सा मतलब ईजियर होता है बट इतना भी ईजियर नहीं होता। मतलब कैसे देता है, कोई भी सीरीज हो गया, नंबर सीरीज अगर मान लो रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया तो वो ऐसे 3 सीरीज दे देता है, एंड एक सीरीज़ ये हो गया, एक सीरीज़ ये हो गया, एक सीरीज़ यहाँ से अगर आपको मान लो x फाइंड करना है, यहाँ से y फाइंड करना है, यहाँ से z फाइंड करना है, तो उसके बाद फिर कोई भी इक्वेशन दे देगा x y एंड z को लेकर के, उसका आंसर आप निकालोगे, वो होगा क्वेश्चन। तो ऐसे करके देता है। कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज देता है, जो राइट होता है उसको फाइंड करो, या फिर जो रॉन्ग होता है उसको फाइंड करो, ऐसे करके वो 2 से 3 सीरीज ऐसे देता है। तो ये काफ़ी 2 3 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं, ईजियर होता है। उसके बाद फिर आता है डाटा सफिशिएंसी, एंड डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, कोई भी एक मतलब अरिथमेटिक का वो क्वेश्चन दे देता है, 2 3 कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन दे देता है, एंड उसमें से फिर पूछता है कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये नहीं है, मतलब ऐसे करके 2 3 अरिथमेटिक को मिला करके वो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी थोड़ा सा वहाँ पे ऐसे प्रीलिम्स की तरह नहीं, बहुत टिप्स काम करता है, वहाँ पे कंसेप्ट काम करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। मैं आगे मेरी वीडियो में ना जो मेरा क्वांट का सीरीज़ है वहाँ पे मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, तो आप चाहे तो मेरा भी जो क्वांट का सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हो।
वो पहला वीडियो था तो बहुत छोटा सा वीडियो था, वहाँ पे बहुत कम चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया है, बट आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है वो 5-7 क्वेश्चन, वो अर्थमेटिक का भी हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, तो एक सिंगल क्वेश्चन जैसे वो 7-8 क्वेश्चन ऐसे दे देता है। तो ऐसे क्वांट के अंदर ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी आता है उसको अच्छे से करना है। जो उसमें जो मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है DIs एंड अर्थमेटिक। तो DI अगर देखो वहाँ से 1-2 DI अगर आप कर लोगे तो अच्छा मार्क्स वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, बट कैसे करोगे? जब अच्छा प्रैक्टिस होगा ना, तो अच्छे से DI को प्रैक्टिस करो, DI के हर एक टाइप को, केसलेट्स को, उसको सॉल्व करो। एंड कभी भी लेंदी देख के इतना घबराना नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम यही होता है, जो ज़्यादा लेंदी होता है वो नॉर्मल उसका क्वेश्चन होता है, एंड जो ज़्यादा ईजियर दिखता है उसका क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट वाला आता है, ठीक है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत लेंदियर हो जाता है तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो आपके ऊपर है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा देन आप एग्जाम में ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ ये सब आप खुद रियलाइज़ करोगे एंड खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इतना प्रैक्टिस अच्छा सा नहीं होगा ना, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस अ लॉट। एंड अरिथमेटिक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूँ। मान लो आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, मान लो आप कर रहे हो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज कर रहे हो, उसके बाद मान लो एवरेज कर रहे हो, चाहे कोई भी चैप्टर कर रहे हो, मान लो बोट एंड स्ट्रीम कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, एक ही चैप्टर कर लो, पहले उसका बेसिक वो क्लासेस करो यूट्यूब से। आजकल यूट्यूब पे इतना बेसिक का क्लासेस कोई भी नहीं कराता है, सच बता दूँ तो। मैं हमेशा आपको ये प्रेफर, मतलब अगर आपने कोई साइंस बैकग्राउंड या फिर कॉमर्स है या फिर कुछ जहाँ पे आप क्वांट करते आए हो, अगर वो वाला बैकग्राउंड आपका है तो फिर आप यूट्यूब से काम चला सकते हो। बट अगर ऐसा बैकग्राउंड से आप आए हो जहाँ पे आपका क्वांट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था एंड आपने अच्छे से 12th ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाई किया है, तो प्लीज़ आपको क्वांट को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा एंड उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यूट्यूब से इतना जो सही कंटेंट है बहुत सारे टीचर्स नहीं देते, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पेड बैच प्रिफर कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी हर्षल सर का या फिर आशीष अरोड़ा सर का। यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है, मेरा चैनल इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन करूँ, ठीक है। मैं बस अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मेरा क्वांट ठीक ठाक था तो मैंने यूट्यूब से कर लिया। तो आप सारे जो क्लासेस के लिए आप हर्षल सर एंड आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करने की नीड होगी ना, 100-200 क्वेश्चन जितने भी चाहे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड PDFs कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम से बहुत सारे चैनल है जहाँ पे PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रीली। फिर हम आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। यहाँ पे मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी का भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है वो देख रहे हो, तो थोड़ा सा कॉपी पेन को लेकर के बैठो, ताकि आपको कुछ भी है वो लिख लो, ठीक है, ताकि उसको याद रखो। इंग्लिश के अंदर आपको इतने जो भी सेक्शन दिए गए हैं वो उससे क्वेश्चन आता है। तो RC से आता है, एरर स्प्लिटिंग से आता है, मैच द कॉलम से आता है, फिलर से आता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका जो सोर्स है वो एक ही है, वो है कि आपको रोज़ करना है एडिटोरियल, ठीक है। आपको क्या करनी है? एडिटोरियल, और वो भी द हिंदू बेस्ट है। उसको आप YT क्लास से कर सकते हो, आप चाहे कोई वेबसाइट से कर सकते हो, आप कहीं से भी करो, बट करो ज़रूर, ठीक है। एडिटोरियल के साथ और एक चीज़ आपको फ्री मिल जाता है, वो क्या है? वो है वोकैब, ठीक है। वोकैब को इग्नोर मत करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, क्योंकि अगर मान लो कोई वर्ड का मीनिंग ही आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एंड ऐसे भी सिर्फ वोकैब से भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। प्रीलिम्स में तो मिलता ही मिलता है, बट मेंस में भी मिल जाता है आपको, ठीक है। जितने वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, फिलर्स होता है, क्लोज टेस्ट होता है, वही तो वोकैब ही है ना। तो वोकैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका एडिटोरियल से हो जाएगा। एडिटोरियल के साथ और एक एडिशनल बेनिफिट्स है, वो क्या है बताओ? वो है डिस्क्रिप्टिव। देखो, कोई भी डिस्क्रिप्टिव में चैप्टर से एग्जाम में जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो रिलेटेड होता है करंट न्यूज़ से। एंड करंट न्यूज़ अगर आप एडिटोरियल ही कर रहे हो तो वो तो करंट न्यूज़ ही कर रहे हो ना। तो इसका मतलब सिर्फ एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हो
तो आप इंग्लिश को तो कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको हेल्प हो रहा है, आपको जो पजल्स डीआईज में भी हेल्प होगा, जब आप पढ़ोगे तो इतना बोर नहीं लगेगा, आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा क्योंकि आपको इतना रीडिंग का हैबिट हो चुका होगा। तो एडिटोरियल मस्ट है अगर बैंक की तैयारी करते हो, ठीक है। एंड एडिटोरियल के बाद अगर आपको ग्रामर में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो फिर इंग्लिश का 120 रूल्स आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मेंस का जो सेक्शनल मॉक है उसको लगाओ, अल्टरनेट डेज पे लगाओ, अल्टरनेट डेज पे लगाओ एंड उसको फिर अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। यही होता है इंग्लिश में और कुछ भी नहीं होता। एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा वोकैब को वीकली रिवाइज करते रहो, हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है जीए। अभी हम आ जाते हैं जीए के अंदर। तो जीए में आ जाता है एग्रीमेंट एंड एमओयूज, स्टेट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारे जितने सारे टॉपिक्स मैंने लिखे तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आरबीआई सर्कुलर्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, डिजिटल फाइनेंशियल अफेयर्स, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट तो बहुत, एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है। एग्रीमेंट मर्जर हो गया, कोई एमओयू साइन हो गया, उससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसको पढ़ लिया करो जब भी पढ़ रहे हो। हमेशा प्रायोरिटी दो फर्स्ट आरबीआई के नोटिफिकेशंस, आरबीआई के सर्कुलर्स, उसके बाद फिर बैंक रिलेटेड जितना भी न्यूज़ आता है उसको, एंड उसके बाद फिर नेशनल न्यूज़ जो भी हमारा स्कीम्स आता है गवर्नमेंट का, एंड जो भी बजट में जो एलोकेट होता है जिसमें मतलब नेशनली जो भी हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है उसके रिलेटेड। एंड फिर कोई योजना आ गया उसको मतलब स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस, ओके, बैंक से रिलेटेड जो भी हो उसको रीड किया करो। एंड उसके बाद फिर इंटरनेशनल न्यूज़ भी थोड़ा पढ़ लिया करो, एंड जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हमारा डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक। इंपॉर्टेंट डेज बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कभी देख सकते हो। एंड हाँ, साइंस टेक से क्वेश्चन आता है अच्छा खासा, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है। स्टेट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आप पढ़ सकते हो। एंड इतना ही हो गया। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसको भी अच्छे से पढ़ो। मैं आपको एक बेस्ट रिसोर्स बताती हूँ, वो है अफेयर्स क्लाउड। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा ये, ठीक है। ये पीडीएफ के फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसका यूट्यूब वर्जन मैंने इतना देखा नहीं है, तो पीडीएफ अच्छा है तो पीडीएफ से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो देन प्लीज़ गो फॉर आदित्य सर क्लासेस। कहाँ पे क्लासेस करते हैं? गाइडली पे वो क्लासेस करते हैं एंड उनका जो बैच है वो होता है हसल बैच। यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ भाई, मैंने सच में यहाँ से पढ़ा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ट्राई करके देख लिया था बट मेरा कहीं से भी स्कोर नहीं आ रहा था, बट फाइनली मैंने गाइडली से जो आदित्य सर से पढ़ा देन आई रियलाइज्ड माई इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं जेन्युइनली आप सबको सजेस्ट करती हूँ, तो इसको आप फॉलो करो, ठीक है। ऐसे करके हाँ, और एक चीज़ आपको वीडियो से भी कर सकते हो, पीडीएफ से आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो वहाँ से करो। अगर पीडीएफ से कर रहे हो तो वीकली या फिर मंथली करो, डेली मत करो। वीडियो भी सेम है, डेली मत किया करो, अभी वो टाइम ही नहीं है डेली करने का, तो ठीक है। वीकली मंथली करो एंड उसको वीकली रिवाइज करते रहो, 2-3 दिन के अंदर बार बार रिवाइज करते रहो। जितना रिवीजन इज द की टू रिटेंशन, आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही याद होगा, उतना ही एग्जाम में जब ऑप्शन देखोगे राइट ऑप्शन पे आपका माइंड क्लिक करेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन तो देखा आपको ऐसा लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, बट आंसर्स पे आप बहुत कंफ्यूज हो गए मतलब ऑप्शन के अंदर, तो ये प्रॉब्लम होता है जब रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से। तो सिर्फ न्यूज़ को पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको अच्छे से रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ डू रिवाइज प्रॉपरली, ओके, उसके लिए अच्छे से टाइम निकालो। एंड हाँ, ये सारा चीज़ जितना मैंने बताया है, ठीक है, उसको करने में आपको दिन में मिनिमम 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि आप बिल्कुल 2-3 घंटे दो एंड आपका हो जाए, आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स वो लग जाएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड ये हो गया सिर्फ मेंस का, बट प्रीलिम्स, व्हाट अबाउट प्रीलिम्स? हमारा प्रीलिम्स भी तो आ रहा है ना, एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क का एंड ऑल्सो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का, तो ये तीनों का ही प्रीलिम्स है अभी। तो आप लोगों का मन में ये डाउट होगा कि प्रीलिम्स को कैसे उसके साथ मैनेज करें। तो प्रीलिम्स को मैनेज करने के लिए मेंस के साथ एक ही स्ट्रैटेजी है, आपको दिन में जितना भी आवर्स पढ़ रहे हो, 8 to 10 आवर्स अगर आप मान लो पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करो एंड उसको मेंस एंड प्रीलिम्स उसमें डिवाइड करो टाइम को, ठीक है। एंड हाँ, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, मिनिमम आपको 10 आवर्स चाहिए, 10 से 12 आवर्स पढ़ने की कोशिश करो अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़ रहे, तो आप पीछे तो नहीं रह सकते ना। अब इतना दूर आ गए हो तो थोड़ा और मेहनत कर लो, अच्छे से दिन का 10-12 घंटे अच्छे से पढ़ाई को दे दो एंड उसमें से मेंस को दे दो 6 से 7 घंटे,
एंड उसके बाद प्रीलिम्स को दे दो 2 से 3 घंटे, ठीक है। प्रीलिम्स के 2-3 घंटे में क्या ही होगा, आपको अगर एक दिन एक फुल मॉक दे रहे हो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पीओ लेवल का दो, अल्टरनेट डेज पे दो। एक दिन पीओ का मान लो दे दिया, उसके दूसरे दिन क्लर्क का दे दिया। मान लो ऐसा किया है, एक दिन आप फुल मॉक दे रहे हो, दूसरे दिन सेक्शनल दो। स्पेशली मतलब आज एक मान लो मैंने फुल मॉक दिया एंड उसमें से आपको क्वांट में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, तो कल मैं क्या करूँगी, सेक्शनल मॉक क्वांट का 2 लगा दूंगी एंड रीजनिंग को थोड़ा स्किप कर लूँगी एंड इंग्लिश कर लूँगी, या फिर इंग्लिश को स्किप कर दूंगी, रीजनिंग को कर लूँगी। ये अपने ऊपर है। देखो, हर चीज़ का स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता, कोई आपका स्ट्रेंथ है तो कोई दूसरों का वीकनेस है। तो इस चीज़ को समझो, जो चीज़ आपके हिसाब से, अगर मान लो किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है तो इतना रीजनिंग वो नहीं कर सकता, तो 2 दिन में भी वो कर सकता है, अल्टरनेट 2 डेज में। तो वो थोड़ा सा रीजनिंग को स्किप करके इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है, क्वांट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। तो ये आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा वीकनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जिसमें थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो थोड़ा सा आप कम टाइम भी दे सकते हो, बट ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड क्वांट के अंदर बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि अरिथमेटिक के अंदर उनको बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आते, वो स्किप करना चाहिए। देखो, स्किप बहुत ज़्यादा मत करो, 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो, बट अगर बहुत ज़्यादा चैप्टर स्किप करोगे तो अल्टीमेटली आपको ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आजकल जो एग्जाम के अंदर ना अर्थमेटिक से डीआईज आने लगे हैं, लॉजिकल डीआईज आते हैं एंड अर्थमेटिक से डीआई आते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी डीआई आता है, ठीक है, तो मेंसुरेशन से भी डीआई आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर से जहाँ से डीआई आता है, तो अगर आप मान लो अर्थमेटिक को ही स्किप कर रहे हो तो डीआई भी आप नहीं कर पाओगे, अर्थमेटिक तो ऐसे ही नहीं कर पाओगे, डीआई भी नहीं कर पाओगे। तो अर्थमेटिक को करो, बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा किसी चैप्टर में डिफिकल्टीज है देन यू कैन स्किप 1 or 2 चैप्टर्स टू वेरी मैक्सिमम point. Like I should not recommend all this, but still from a student's point of view I'm telling you, like 1-2 chapters skip कर सकते हो, but please don't take risk because nowadays exams are becoming so unpredictable. So कोई भी predict नहीं कर सकता है क्या होने वाला एग्जाम के अंदर एंड किस मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएगा, कहाँ से कम आ जाएगा। तो प्लीज़ इतना रिस्क मत लो, अच्छे से हर चीज़ को प्रैक्टिस करो एंड जैसे कि वहाँ पे जाके एटलीस्ट आप सेफर साइड में होंगे एंड अच्छा सा क्वेश्चन मतलब जितना अटैम्प्ट करना है उतना कर पाओगे। तो यही था मेरा कंप्लीट वीडियो। एंड जो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने अलग से कुछ भी नहीं लिखा था, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा समरी लिख लिया करो, ताकि वो ही इंपॉर्टेंट है, कुछ और नहीं करना है। एंड जब मेंस का टाइम बिल्कुल पास आ जाएगा, वहाँ उस टाइम आप बहुत सारे सेक्शन जो मॉक्स में भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव का गाइडली में आता है, टेक्स्ट बुक में आता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जब भी डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस करो, बेटर होगा कि आप जो कीबोर्ड से प्रैक्टिस करो, पेन पेपर पे प्रैक्टिस करना इतना कुछ भी मतलब नहीं है उसका ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप पेन पेपर से तो नहीं लिखोगे ऑब्वियसली। तो यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना किसी के लिए अगर इम्पोर्टेंट लगे। एंड बिल्कुल मेरा गला बैठ गया है तो मैं अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। टाटा बाय बाय, टेक केयर।